Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy New Era and I am Ansar Sir. We are studying science. We are studying basically science 2 and it is chapter number 2. See, in the previous lecture we studied aerobic respiration and now it is pathways of anaerobic respiration. What is anaerobic respiration? The respiration which takes place in the absence of air or oxygen is called anaerobic respiration. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन यूज नहीं करते, सिलेंडर की ऑक्सीजन यूज नहीं करते. एक्चुअली जो मॉलिक्यूल के अंदर ही ऑक्सीजन होती है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. सो ऑक्सीजन में, ग्लूकोज में ऑलरेडी O6 है यानी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को बैक्टीरिया यूज करते हैं. फिर भी हम इसको बोलते हैं एनारोबिक. एनारोबिक यानी एटमॉस्फेयर की बाहर की ऑक्सीजन यूज नहीं करते, मॉलिक्यूल के अंदर की ऑक्सीजन वो यूज करते हैं. तो फिर भी एग्जाम में आया एनारोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे हम? रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. देखो कौन से पाथवेज फॉलो करता है. सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है. व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइको यानी ग्लूकोज एंड लिसिस यानी ब्रेकअप, टूट जाना. तो ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज को तोड़कर पायरुविक एसिड बनाते हैं. देखो यहाँ पर भी क्या बना? पायरुविक एसिड. यहाँ भी क्या बना? पायरुविक एसिड. यहाँ भी क्या बना? पायरुविक एसिड. दिस टेबल में कम इन द एग्जाम, ये सॉरी दिस ट्री डायग्राम में कम इन द एग्जाम. और ये ट्री डायग्राम में कुछ बॉक्सेस एम्प्टी होंगे, खाली होंगे, आपको वो बॉक्सेस फिल अप करना होगा. ठीक है, एंड यू शुड स्टडी फ्रॉम नवनीत डाइजेस्ट. यू कैन परचेज नवनीत डाइजेस्ट फॉर साइंस फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलिसिस होके, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड एंड अगेन पायरुविक एसिड. उस दिन भी हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होने से पायरुविक एसिड भी बना था. सो पायरुविक एसिड, अब उसका स्टेप नंबर 1, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा. यहाँ भी देखो फर्मेंटेशन हुआ, यहाँ भी फर्मेंटेशन हुआ. याद रखने के लिए आसान है, पायरुविक पायरुविक पायरुविक, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन. तो पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होकर अल्कोहल बन सकता है. और अल्कोहल कौन बनाता है? यीस्ट बनाता है. कौन सा यीस्ट बनाता है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है सैक्करोमाइसेस. सैक्करोमाइसेस, SACHCHA, सैक्करोमाइसेस सेरेविसी. ये हमको कहा दिया था, ये यीस्ट का नाम याद नहीं रखना. ये नाम याद नहीं रखना, रह जाए तो अलग बात है ये, लेकिन ये नाम याद नहीं रखना है. ये नाम कौन सी क्लास में आया था? यीस्ट का नाम सैक्करोमाइसेस सेरेविसी जो है, इसका नाम आया था 9th स्टैंडर्ड में. और गिव रीजन पूछा था. क्या गिव रीजन था? कि नासिक हैज अ लार्ज नंबर ऑफ वाइनरी शॉप्स. नासिक में बहुत ज्यादा शराब की, दारू की दुकान बहुत ज्यादा है. तो क्यों है दारू की दुकान नासिक में बहुत ज्यादा? क्योंकि वी नो जस्ट एज आवर नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, नासिक इज फेमस फॉर ग्रेप्स. नासिक जो है वहां अंगूर बहुत होता है, ग्रेप्स बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं. तो वहां अंगूर बहुत ज्यादा होता है और अंगूर में सैक्करोमाइसेस सेरेविसी नाम का यीस्ट डाल के अंगूर से शराब बनाते हैं, दारू बनाते हैं और वो दारू फिर बेचते हैं. इसीलिए वहां दारू की दुकान बहुत ज्यादा है. तो फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है? एक्चुअली इथिल अल्कोहल है. इथिल अल्कोहल यानी दारू, दारू बनती है. नाम याद मत रखो, अल्कोहल बस. फिर वो हम पूरा चैप्टर 9 पढ़ेंगे साइंस 2 का, तो उसमें अल्कोहल के बारे में डिटेल आएगी. तो दारू बनता है, कौन बनाता है? यीस्ट. ठीक है. सेकंड, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन करके विनेगर भी बनता है. वही विनेगर जो आप नूडल्स में डालते हो, विनेगर. विटामिन बी, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होकर पायरुविक एसिड बनता है. पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता. आप बोलोगे सर फर्मेंटेशन क्या है? यस, सही बात है. फर्मेंटेशन इज डिके एंड डिकम्पोजिशन. फर्मेंटेशन यानी सड़न गलन होना, किसी चीज का सड़ना, डिके होना, डिकम्पोज होना, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन. और ये फर्मेंटेशन कौन कराता है? या तो यीस्ट कराता है. यीस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यीस्ट क्या है? यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये एक टाइप का फंगस होता है यीस्ट. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. फिर उसके अलावा पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होकर विनेगर भी बनता है और विटामिन भी बनते हैं. विटामिन आपको मालूम है जो एसेंशियल होते हैं हमारे लिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के वगैरह वगैरह. 6 टाइप्स के विटामिन होते हैं, टोटल 6. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के.
और बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B12। और ये विटामिन और विनेगर कौन बनाता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं उसका नाम हमको नहीं पढ़ना है। विटामिन बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग है, विनेगर बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग है। फिर से पायरुविक एसिड, उसका फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन यानी डीके एंड डिकम्पोजिशन, सड़न गलन होता है, और उससे लैक्टिक एसिड बनता है। और ये लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? तो हमारे मसल सेल्स में बनता है। ये मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि आप अगर कार से रेस लगा लेते हो या आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जिम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बॉडी से बहुत ज्यादा काम लेते हैं, तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन फूड को जलाती है और ग्लूकोज जलता है और हमको एनर्जी बना के देता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर मैंने कार से रेस लगा ली और मैं बहुत तेज दौड़ रहा कार से रेस जीतने के लिए, सो सपोज देयर इज अ कार एंड आई एम रनिंग अगेंस्ट कार, आई एम रनिंग वेरी फास्ट, बट सो टू रन वेरी फास्ट आई विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन उस एनर्जी के लिए उतनी सारी मुझे ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मेरे पास मैं कैसे लूंगा? मेरे नाक में 2 ही होल्स है, तो उतनी ऑक्सीजन लूंगा तो देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन माय बॉडी। जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन मैं उतनी ऑक्सीजन नहीं ले सकता क्योंकि मेरी एक ही नाक है और एक नाक में 2 ही होल्स है सिर्फ, तो इसलिए मुझे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन मेरी बॉडी में जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाएंगी, तो देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन हमारे मसल्स को नहीं मिलती है, हाथ के पैर के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे मसल सेल्स में। लैक्टिक एसिड कहाँ देखे आपने इसके अलावा और लाइफ में कहाँ देखे लैक्टिक एसिड? तो दही में होता है लैक्टिक एसिड। दही में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लैक्टोज शुगर इन द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। दही खट्टा क्यों होता है? उसमें लैक्टिक एसिड होता है इसलिए। तो जो दही में होता है लैक्टिक एसिड, मसल्स में दही नहीं बनता, मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड दही में भी रहता और हमारे मसल्स में बन जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता, और लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारे मसल्स थक जाते हैं, मसल्स में दर्द होता है, मोच आ जाती, क्रैम्प आ जाती। ठीक है, तो आपने देखे क्रिकेट प्लेयर्स में कभी कभी मोच आ जाती, फिर फिजियोथेरेपिस्ट आता है, फिर वो पैर मोड़ता है, एक्सरसाइज करवाता है और फिर बोलता है हाँ ठीक है, नाउ यू आर रेडी टू प्ले द गेम, ऐसा करता है। उसी तरह जब हम बहुत रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो पैर दर्द देने लगते हैं। क्यों पैर दर्द? इसलिए हो रही है क्योंकि पैर को एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिल रही। पूछो क्यों? क्योंकि पैरों में क्या था? ग्लूकोज। मसल्स में क्या था? ग्लूकोज। हमारे बॉडी में ग्लूकोज कहाँ कहाँ स्टोर्ड होता है? अगर मुझे आज 100 ग्राम ग्लूकोज, आज मुझे 200 ग्राम ग्लूकोज खाना है एनर्जी के लिए, लेकिन मैंने 400 ग्राम ग्लूकोज खा लिया, तो 200 ग्राम ग्लूकोज चाहिए था, मैंने 400 खा लिया, 200 एक्स्ट्रा बच गया। तो ये 200 ग्राम ग्लूकोज कहाँ स्टोर होगा? तो थोड़ा लिवर में स्टोर होगा, थोड़ा मसल सेल्स में। तो हमारे मसल सेल्स में जो ग्लूकोज होता है स्टोर करके रखते हैं, और कौन से फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। याद रखो, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा का ग्लूकोज क्या बन के स्टोर होता है? ग्लाइकोजेन। और प्लांट्स में एक्स्ट्रा का ग्लूकोज क्या बन के स्टोर होता है? स्टार्च, है ना। फोटोसिंथेसिस होने से क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस होने से ग्लूकोज बनता है। प्लांट्स ग्लूकोज का क्या करते हैं? एनर्जी बना लेते हैं। एक्स्ट्रा का जो ग्लूकोज बच जाता है, प्लांट्स को एनर्जी कम चाहिए क्योंकि प्लांट दौड़ते भागते नहीं है, तो प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है तो प्लांट उसको काय में कन्वर्ट कर देते हैं? चेन ऑफ ग्लूकोज में। और चेन ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? स्टार्च। ठीक है। और एनिमल्स में अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा का बच जाए, जैसे अपनी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है और एक्स्ट्रा का बच गया है, तो वो ग्लूकोज अपने लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन बनके, मसल सेल्स में एंड लिवर में। लिवर यानी कलेजा। कलेजे में लगभग आधा किलो ग्लूकोज हम स्टोर करके रख सकते हैं, और हमारे मसल्स में भी ग्लूकोज स्टोर होता है। और जब हम तेज दौड़ते हैं तो वो ग्लूकोज का मसल्स में ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड का सडन गलन, डीके, डिकम्पोजिशन होता है, फर्मेंटेशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमको लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम तेज दौड़ रहे हैं, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल रही, तो लैक्टिक एसिड बनता है, उससे मसल सेल्स में अकड़ावट आ जाती, क्रैम्प आ जाते, मोच आ जाते, और मसल्स में दर्द देना स्टार्ट हो जाता है। आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते। आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन को चारों तरफ पहुंचाना,
तो आरबीसीज ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। आरबीसीज में कभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया रहते थे तो आरबीसीज में सेल जो है रेड ब्लड सेल, उसमें की जगह माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते थे, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहने से उतनी जगह बच जाती है और उतनी जगह में ऑक्सीजन भर भर के आरबीसीज ले जा सकती है, ठीक है। तो आरबीसीज को ही एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में एरिथ्रो यानी रेड होता है और साइटोन यानी सेल होता है। तो एरिथ्रोसाइट यानी रेड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स को आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये टेबल समझ में आ गया आपके? लैक्टिक एसिड कैसे बनता है ये समझ में आ गया। गिव रीजन अगर आ गया तो कि जब हम तेज दौड़ते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में दर्द क्यों होता है, व्हाई डू वी फील टायर्ड, और हमें मोच क्यों आ जाती है, हम थक क्यों जाते हैं। तो आंसर लिखना कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होकर पायरुविक एसिड बनता, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होकर लैक्टिक एसिड बनता और मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उसके कारण थकावट आती है, उसी के कारण मोच आती है, उसी के कारण हाथ पैरों में दर्द होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद और ये याद रखना कि एनिमल्स ग्लूकोज को कैसे स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन बना के स्टोर करके रखते हैं, और प्लांट्स ग्लूकोज को कैसे स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च बना के स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब हमको पता करना है कि स्टार्च कौन सा है, ग्लाइकोजन कौन सा है, तो इन दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन मिला दो, तो आयोडीन प्लस स्टार्च ब्लू कलर देता है और आयोडीन प्लस ग्लाइकोजन रेड कलर देता है। ये सिलेबस में नहीं है, जाने दो। इतना याद रखना सिलेबस में क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, overall animals store glucose in the form of glycogen in their muscle cells and in their liver। ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ आते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड क्या आपको मालूम है? प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये लास्ट ईयर एक स्टूडेंट मुझे बताया, सर बोले हमने प्रोटीन का डेफिनेशन लिखा तो मैडम ने हमारा हाफ मार्क काट लिए, बोले सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में। मैंने कहा क्यों मार्क्स काट लिए? तो बोले सर हमने मैक्रोमोलिक्यूल वर्ड नहीं लिखे थे इसलिए। मैंने कहा सही बात है, मैक्रोमोलिक्यूल वर्ड होना चाहिए। माइक्रो यानी होता है छोटा, MICRO, माइक्रो यानी स्मॉल, MACRO मैक्रो यानी बिग, बड़ा मॉलिक्यूल। तो बड़ा मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं? जिस तरह ट्रेन के डिब्बे 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 डिब्बे, बोगी बोगी, कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट जुड़कर पूरी ट्रेन बनती है, वैसे प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड्स। यानी इनडायरेक्टली यू कैन से कि अ प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड्स। यानी इनडायरेक्ट भाषा में चेन ऑफ अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल वर्ड टेक्स्ट बुक में आया है इसलिए हमारे डेफिनेशन में भी मैक्रोमोलिक्यूल वर्ड आना चाहिए। सो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यू टू चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो और अमाइनो एसिड की चेन है, यानी बहुत सारे अमाइनो 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 एसिड जुड़कर प्रोटीन बनता है, ठीक है। हर प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, अमाइनो एसिड की चेन होती है। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इधर उधर कर दो तो दूसरा प्रोटीन बन जाता है। वो मान लो 7 अमाइनो एसिड है, वैसे 20 होते हैं, 20 मान लो 7 है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर विब्ग्योर अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, ये मैंने चैप्टर 1 में समझा चुका हूँ, अगर अमाइनो एसिड ऐसे जोड़ दी जाए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अगर इस सीक्वेंस में जोड़े तो दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। अगर ऐसा सीक्वेंस जोड़ दिए तो ROYGBIV, तो नया प्रोटीन तैयार हो जाएगा, कोई और प्रोटीन बन जाएगा। अगर मैं ये R पहले ला लिया, OY पहले ला लिया, तो अगर वायलेट इंडिगो पहले आए तो अलग प्रोटीन। अगर मैं इसका और सीक्वेंस चेंज कर दूं, BIGRYOV, ऐसा कुछ कर दूं मैं, तो ये और एक नया प्रोटीन तैयार हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदलने से प्रोटीन भी या तो नया प्रोटीन बन जाता है या तो वही प्रोटीन बनता है लेकिन फॉल्टी बन जाता है, गलत हो सकता है। तो नया प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी न्यू सीक्वेंस होना चाहिए। और ये न्यू सीक्वेंस कैसी होती है, ये हमने कोडॉन, एंटीकोडॉन वगैरह में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब देखो अमाइनो एसिड से कौन कौन से प्रोटीन बन सकते हैं, तो अमाइनो एसिड से बोन्स में प्रोटीन बनते हैं। बोन में जो प्रोटीन होता है उसका नाम ऑसिन है। बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑसिन प्रोटीन होता है। ये एग्जाम में नाम लिखने के लिए आ सकता है, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोन्स, तो लिखना ऑसिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोन्स। फिर बोलेंगे विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन्स, तो सेल्स,
तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एनिमल सेल है, और आपको मालूम है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड से भी बनती है और प्रोटीन भी इसमें होता है। तो प्रोटीन होने से ये सेल मेम्ब्रेन बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने में हेल्प होती है। एंजाइम्स क्या होते हैं? अगर दो केमिकल्स में आपस में रिएक्शन नहीं हो रही तो एंजाइम उनमें रिएक्शन जल्दी से करवा देते हैं। दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट नहीं हो रहे तो उनको जल्दी से रिएक्ट करवा देते हैं अपने बॉडी में, इसीलिए इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। खैर, तो एंजाइम्स, दुनिया में जितने एंजाइम्स है, ऑल एंजाइम्स आर, दुनिया की तो पूरी बात नहीं मालूम मुझे, लेकिन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीन से बने होते हैं। तो अमीनो एसिड से क्या बनता है? एंजाइम बनता है। अमीनो एसिड से एंजाइम्स बन रहे हैं, मतलब प्रोटीन बन रहे हैं। अमीनो एसिड से ओसिन प्रोटीन बन रहा है। अमीनो एसिड से पैनक्रियाज में इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनता है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? शुगर लेवल को कम करना। ब्लड में जो शुगर होती है, यूरिन में जो शुगर जाती है, तो ब्लड की शुगर को कम करने का काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन के बारे में और आगे हम डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर में आएगा। डायबिटीज वाले लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं तो उससे शुगर लेवल कम होता है। और ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो पैनक्रियास से रिलीज होता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने समझा चुका हूँ। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो पैनक्रियास से रिलीज होता है और जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये सब कैसे बन रहा है? अमीनो एसिड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट ग्लैंड्स आर, व्हाट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर एंड व्हाट हार्मोन्स आर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। TSH बनता है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बनता है, और बहुत सारे हार्मोन्स हैं। इतने लंबे नाम है, 9-10 नाम है वो। तो इतने सारे हार्मोन जो बनते हैं वो सब अमीनो एसिड से बन रहे हैं। फिर हमारे मसल्स में दो टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं एंड दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन सिकुड़ भी सकते हैं एक जगह और फैल भी सकते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं ऐसा हाथ कर दूंगा तो यहाँ अंडा बन जाएगा, समझो। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका यहाँ अंडा बन जाता है ऐसा हाथ में, मसल्स का। तो ये प्रोटीन यहाँ जमा हो गए, एक जगह जमा हो गए, और प्रोटीन जमा होने से क्या होगा? ये हार्ड हो गया, ये टफ हो गया, यहाँ पर है ना, कड़क हो गया ये। तो कड़क क्यों हो गया? क्योंकि प्रोटीन पूरे आके एक जगह जमा हो गए। और जब मैं हाथ ऐसा सीधा कर देता हूँ तो ये प्रोटीन भाग गए दूर। तो ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने वाले दो प्रोटीन्स के नाम क्या है? एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन कैसे बने हैं? अमीनो एसिड से बने हैं। कहाँ पाए जाते हैं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स? मसल्स में पाए जाते हैं। कैसे प्रोटीन्स है ये? फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। हाथ के मसल्स, पैर के मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो ये एक्टिन एंड मायोसिन आर इलास्टिक प्रोटीन्स। फिर उसके अलावा अमीनो एसिड से और क्या बनता है? तो अमीनो एसिड से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता। रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड क्यों है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का कलर रेड है। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? तो आयरन से बनता है, लोहा खाने से बनता है। अब लोहा खाने से मतलब ऐसा लोहा लोखंड मत खा लेना रास्ते में जाके। हमारे खाने में जब हम पालक भाजी खाते हैं, स्पिनिच, तो पालक भाजी खाने से लोहा मिलता है। जब हम बैंगन खाते हैं, ब्रिंजल, तो बैंगन खाने से लोहा मिलता है। और वो लोहे से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और रेड ब्लड सेल से खून बनता है हमारी बॉडी में। तो लोहा खाने से खून बनता है। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? जब भी कोई हमारी बॉडी में पैथोजेंस आ जाते, कीटाणु, जर्म्स वगैरह आ जाते, उन जर्म्स को, कीटाणुओं को मारने का काम एंटीबॉडीज करती है। और ये भी कैसे बनती है? अमीनो एसिड से बनती है। अमीनो एसिड से स्किन में मेलेनिन प्रोटीन बनता है। मेलेनिन क्या है? प्रोटीन है। और जो लोग काले होते हैं उनके स्किन के नीचे, उनके चमड़ी के नीचे बहुत सारा मेलेनिन प्रोटीन होता है। मेलेनिन प्रोटीन का कलर कौन सा है? तो ब्राउन कलर है। मेलेनिन प्रोटीन का कलर ब्राउन है। और जो लोग का कलर ब्राउन होता है, चेहरा, स्किन का कॉम्प्लेक्शन ब्राउन होता है, उनके स्किन के नीचे मेलेनिन प्रोटीन होता है। और जिनके स्किन के नीचे, जिनके चमड़ी के नीचे बहुत ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन जमा हो जाए, तो बहुत ज्यादा मेलेनिन होने के कारण वो ब्राउन डार्क ब्राउन होकर वो ब्लैक हो जाता है। यानी जो लोग काले दिखाई देते हैं रंग में, उनके चमड़ी के नीचे बहुत ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन होता है। और जो लोग गेहुए दिखते हैं, ब्राउन कलर के दिखते हैं, उनके स्किन के नीचे कम मेलेनिन प्रोटीन होता है। और जो लोग बहुत ही भूरे दिखाई देते हैं, जैसा 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में अपन ने देखे थे, एक बीमारी वाला पेशेंट, एक लड़का देखे थे भूरा, तो उसके बॉडी में मेलेनिन प्रोटीन ही नहीं है, उसको एल्बिनिज्म नाम की बीमारी हो गई थी। तो
ये जो मेलेनिन प्रोटीन है ये हमारे बालों में भी होता है। जिसके बालों में कम मेलेनिन है उसके बाल ब्राउन कलर के रहते हैं, जिसके बालों में बहुत ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन है उसके बाल काले होते हैं, और जिसके बाल भूरे हैं उसके बालों में भूरे यानी सफेद बाल है तो मेलेनिन प्रोटीन नहीं होता है। केराटिन क्या है? केराटिन भी एक प्रोटीन है। कैसे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो केराटिन प्रोटीन बालों में पाया जाता है। आजकल मेरे ख्याल से टीवी में ऐड आ रही ट्रू रूट्स नाम से, TRUE, ट्रू ROOTS रूट्स। ट्रू रूट्स नाम का कोई तो भी शैम्पू या कंडीशनर है, बोले ये बालों में लगाओ तो आपके बालों में केराटिन प्रोटीन मिलेगा, और वो केराटिन प्रोटीन से आपके बाल लंबे होंगे और जड़ों से मजबूत होंगे। तो केराटिन क्या है? प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता? बालों में पाया जाता। और कहाँ पाया जाता? नेल्स में, नाखून में। अपने जो नाखून होते हैं ना, नेल्स, वहां पर नाखून में भी कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन है। कैसे बना? अमाइनो एसिड से। तो अपनी बॉडी में अगर अमाइनो एसिड्स नहीं होते तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स नहीं बनते थे, एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स काम नहीं करते थे, प्रोटीन से हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज बनती है, मेलेनिन भी बनता है। और मेलेनिन प्रोटीन होने से क्या फायदा होता? तो जिनके चमड़ी के नीचे ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन रहता है वो लोग का रंग काला होता है, जैसे अफ्रीका के लोग। तो और जिनके स्किन के नीचे जितना ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन होता है उनको धूप से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण उनको स्किन कैंसर नहीं होता, वो लोग कम बीमार होते हैं, यानी स्किन कैंसर नहीं होता मेलेनिन प्रोटीन से। इसीलिए जब हम धूप में जाते हैं तो हम काले सावले हो जाते हैं, क्योंकि स्किन के नीचे मेलेनिन प्रोटीन आ जाता है। और जब हम छांव में आ जाते हैं, ठंडी हवा में आते हैं, तो मेलेनिन प्रोटीन स्किन के नीचे से सरक जाता है और हम गोरे बन जाते हैं। बोन्स में ऑसिन प्रोटीन होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। आई होप आपको ये समझ गया है। अब प्लांट्स क्या करते हैं? मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं। मिनरल्स किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयरन। तो ये मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, क्लोराइड, आयरन, ये वाले। लेकिन प्लांट को अमाइनो एसिड बनाना हो तो वो क्या अब्सॉर्ब करता है? तो प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन। कहां से? नॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स का खून चूस के नाइट्रोजन लेते हैं, और दूसरे प्लांट्स होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फली वाले, तुअर की फली, चौले की फली, मूंग की फली, कोई भी फली वाला जो प्लांट होता है, ये आप 9th में पढ़ चुके हो, कोई भी फली वाले प्लांट को लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती है उसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, और रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल करा के देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो आप क्या याद रखोगे? ये याद नहीं रखना, इतना डिटेल में याद मत रखो। प्लांट्स क्या करते? नाइट्रोजन लेते। कहां से? एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। हालांकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? नियरली 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन नियरली 21% है एटमॉस्फेयर में। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। सारा समुद्र मेरे पास है, एक बूंद मेरी प्यास है, फिर भी प्यासा हूं। एटमॉस्फेयर में इतनी सारी नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से यूज नहीं कर सकते। प्लांट्स के पास दो सोर्सेज है नाइट्रोजन लेने के। एक तो बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन देंगे केमिकल कन्वर्ट करके। दूसरा तरीका है कि इंसेक्टिवरस प्लांट जो होते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट, ड्रोसेरा सनड्यू प्लांट और पिक्चर प्लांट, ये क्या करते हैं? कीड़े कीटकुल को पकड़ लेते, उनको कूट लेते, उनका चूस लेते, जूस उनका, तो उनका जूस निकाल लेते, खून चूस लेते, तो उसमें नाइट्रोजन उनको मिल जाती। फिर वो नाइट्रोजन से क्या करते? अमाइनो एसिड बनाते। नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते, अमोनिया से अमाइनो एसिड बनाते, और अमाइनो एसिड से क्या बनाते? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन्स बन जाते हैं। और प्रोटीन्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स है वो सब कैसे बनते हैं? प्रोटीन से। अब एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज की बात याद रखना कि प्लांट्स में दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है रुबिस्को प्रोटीन। रुबिस्को का फुल फॉर्म है, लेकिन ये फुल फॉर्म एग्जाम में आता नहीं, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। उसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ऐसा उसका फुल फॉर्म है, लेकिन हमको वो फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? रुबिस्को। कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में।
प्लांट्स में पाया जाता है। कहाँ पर प्लांट्स में? प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को नाम का जो प्रोटीन पाया जाता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, अब इसके बाद इधर आ जाते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, माइक्रोग्राम। विटामिन ज्यादा नहीं खा सकते हम, विटामिन माइक्रोग्राम्स में चाहिए और वो एसेंशियल है। अगर हम नहीं खाएंगे तो भी नुकसान होगा और ज्यादा खा लेंगे तो भी नुकसान होगा। विटामिन 6 टाइप्स के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये चर्बी में पिघलते हैं। विटामिन ए चर्बी में पिघलता है, विटामिन डी फैट्स में पिघलता है, विटामिन ई फैट्स में मेल्ट होता है, विटामिन के फैट में डिसॉल्व होता है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, चर्बी में डिसॉल्व होते हैं और फिर यूज होते हैं। ठीक है, विटामिन ए क्या काम में आता है? नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होने देता। ये हमारी आंखों को नाइट ब्लाइंडनेस से कमजोर नजर से बचाता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए मजबूत है, विटामिन ई बालों के लिए मजबूत है और रिप्रोडक्शन के लिए मजबूत है। जिनमें विटामिन ई कम है उनके बाल लंबे नहीं होते और वो रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं करते, वो फर्टिलिटी उनमें अच्छी नहीं होती है। विटामिन के क्यों जरूरी है? तो विटामिन के जो है ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, खून को जमने में मदद करता है। अगर हमको चोट लग गई और बहुत सारा खून बह जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो वो ब्लड को क्लॉट करने में हमारी मदद करता है। विटामिन बी, अब विटामिन बी में बहुत सारे आते हैं, विटामिन बी बहुत सारे। विटामिन बी2 उसका नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी5 उसका नाम है निकोटिनामाइड। तो विटामिन बी5 का नाम है निकोटिनामाइड और विटामिन बी2 का नाम है, विटामिन बी2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2। अगर विटामिन बी2 कम हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारी आंखें लाल हो जाती है। दारू पीने से विटामिन बी2 कम हो जाता है बॉडी में, इसीलिए दारू पीने वालों की आंखें लाल हो जाती है। उसके अलावा विटामिन बी5, विटामिन बी5 का नाम है निकोटीन अमाइड। नाम याद रख सकते हैं, अमाइनो एसिड से अमाइड नाम याद रख सकते हैं, और निकोटीन तो तंबाकू में होता है। तो विटामिन बी5 निकोटीन अमाइड, इसी से NADH2 और FADH2 बनता है। तो ये है विटामिन की कहानी। उसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? तो उसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है वाटर के बारे में। वाटर के बारे में एक ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे। मेनी टाइम्स यू कैन नॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन इन द माउथ। कई बार मुंह में छाले आ जाते हैं, जबान में या मुंह में छाले आ जाते हैं और उसके कारण गर्म खाना नहीं खा सकते। तो ये जो मुंह में छाले आते हैं ये क्यों आते हैं? तो विटामिन बी की कमी हो जाने के कारण मुंह में छाले आते हैं। समझ रहे हो? विटामिन बी की कमी हो जाने के कारण। मैं एक बार आपको जूम करके पहले ये दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर वो पोर्शन में मिटा दूंगा, फिर थोड़ा बोर्ड में हमको जगह बन जाएगी। ठीक है, मैं जूम करके आपको ये पहले जो अपन ने पढ़े, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होकर पायरुविक एसिड बनता है तीनों में, देखो। फिर तीनों में नीचे फर्मेंटेशन है और अल्कोहल कौन बनाता है? यीस्ट। विटामिन, विनेगर और विटामिन कौन बनाता है? वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर फर्मेंटेशन होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है। कहाँ कहाँ बनता है? एरिथ्रोसाइट्स में, आरबीसीज में हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, आरबीसीज एरोबिक रेस्पिरेशन कभी नहीं करती। और मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। कब होता है? हमेशा नहीं। जब हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिम में वेट उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो सीड ज़मीन के अंदर में हमने सीड बो दी और उसके ऊपर बहुत सारा पानी आ गया, मिट्टी पानी में डूबी हुई है, तो सीड भी जर्मिनेट होते समय, सीड से स्प्राउट निकलते समय, कोम निकलते समय वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, फिर हमने ये प्रोटीन्स के बारे में पढ़े, तो देख लो। अमाइनो एसिड से स्किन में क्या बनता है? अमाइनो एसिड से स्किन में मेलेनिन एंड केराटिन प्रोटीन बनता है। बोन्स में ओसिन प्रोटीन बनता है। सेल्स में सेल मेम्ब्रेन और एंजाइम्स अमाइनो एसिड से बनते हैं। पैनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, वो अमाइनो एसिड से बनता है। और पैनक्रियास से एक पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो भी कैसे बनता है? अमाइनो एसिड से। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, उसमें से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, 9-10 हार्मोन्स निकलते हैं, वो सब कैसे बन रहे हैं? अमाइनो एसिड से। मसल्स में हमारे 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये इलास्टिक प्रोटीन्स होते हैं, ये भी अमाइनो एसिड से बनते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये, और एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज़ का काम है जर्म्स से लड़ना, और हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमने प्लांट्स जो है
वो मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल से अमाइनो एसिड बनाते हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। और प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है रूबिस्को। और ठीक है, उसके बाद इधर साइड में आएंगे तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई और के को फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है। विटामिन बी और सी अगर बॉडी में ज़्यादा भी होगा, हमने बहुत सारा विटामिन सी खा लिए, बहुत सारा बी खा लिए, कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो ये यूरिन में टॉयलेट बन के बाहर निकल जाते हैं। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B5 का नाम निकोटिनामाइड है। ठीक है, तो ये पुरानी चीज़ें होगी। अब इसके आगे दूसरा हमको जो डिस्कस करना है वो मैं ये पुराना चीज़ें मिटाता हूँ और यहाँ हम दूसरा लिखते हैं। विटामिन के बारे में मैंने बता दिया। अब वाटर, हमारी टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट टॉपिक कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि मुंह में छाले क्यों आते हैं, है ना। वाई आर देयर अल्सर्स इन द माउथ, मुंह में छाले क्यों आते हैं। तो विटामिन बी अगर कम हो जाए तो मुंह में छाले आते हैं। विटामिन बी, मुंह के छाले के लिए फेमस क्रीम आता है, जेल आता है, जाइटी जेल आता है दुकान में। ये अब वो अलग अलग है, छोटा आए तो अलग रेट में आता है, बड़ा आता है, इसका बॉटल आती है तो 95 रुपीज़ की आती है। जाइटी जेल लगाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। जाइटी एक कंपनी का नाम है, तो ये क्रीम का नाम है जेल का। तो जाइटी जेल लगाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये जाइटी जेल में विटामिन बी होता होगा। विटामिन बी जब मिल जाता है मुंह को तो मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज रीजन समझ के मुंह में अल्सर्स क्यों आते हैं, विटामिन डी के विटामिन बी बॉम्बे विटामिन बी कम हो जाने से मुंह में छाले आते हैं। फिर विच टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट कब होता है, एरोबिक में होता है या एनारोबिक में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और ढेर सारी एनर्जी बनती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीटली ग्लूकोज नहीं जलता, इसीलिए सिर्फ 2 ATP बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनता है एक ग्लूकोज से, और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनता है। कहाँ 38 और कहाँ 2। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है, एनारोबिक में कम बनती है। अब उसके बाद विच सेल ऑर्गेनल इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल चाहिए जो ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करे, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि कुछ लोगों को नाइट विजन, शाम में रात में देखने में प्रॉब्लम होती, क्यों। तो लिख देना ये लोग बहुत लंबे समय से विटामिन ए नहीं खाते हैं, तो इसलिए इनको विटामिन ए की लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, रात में अंधेरा छाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, यूज योर ब्रेन पावर। मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन माउथ। कई बार मुंह में हलक सूख जाता है, क्यों। तो ये डिहाइड्रेशन के कारण होता है, मुंह हलक बहुत ज्यादा सूख जाता है क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। ORS सोल्यूशन जो है, ये जिनको लूज मोशन लग जाए उनको ORS सोल्यूशन दिया जाता है, क्यों। क्योंकि अगर जिनको लूज मोशन लगे तो लूज मोशन में बॉडी से पानी बहुत सारा निकल जाता है, और पानी के साथ साथ बहुत सारे आयंस भी निकल जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस वगैरह। तो ये कमी पूरी करने के लिए उनको ORS सॉल्यूशन दिया जाता है। और खास करके छोटे बच्चों में तो मौत भी हो सकती है, छोटे बच्चे मर भी सकते हैं अगर उनको बहुत ज्यादा लूज मोशन लग गए, उनके बॉडी से पानी बहुत सारा ही निकल गया अगर, तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए उनको ORS सॉल्यूशन पिलाया जाता है। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन, पहले डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी की कमी हुई थी, अब इसको रिहाइड्रेशन कर देते, फिर से पानी भर देते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हेवी एक्सरसाइज, व्हाई। तो जब हम समर सीजन में हमारी बहुत बॉडी गर्म हो जाती है तो बॉडी को ठंडा करने के लिए पसीना आता है। पसीना आने के बाद जब हवा चलती है तो हवा से बॉडी को ठंडक महसूस होती है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, पसीना इवेपोरेट होता है तो लिक्विड से गैस बनता है, तो हमारी बॉडी की हीट लेकर चला जाता है, हमको ठंडक दे देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना आने से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर हमारी बॉडी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है कि 65 to 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, ब्लड कैसे बना है, क्या क्या चीज़ है उसमें खास। बेसिकली ब्लड में एक लिक्विड है, पानी जैसा लिक्विड, जिसका नाम है प्लाज्मा। नंबर 2 RBCs, फिर WBCs और फिर प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो है 90% प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ठीक है। वाटर कभी कोई एनर्जी नहीं देता, लेकिन वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। फाइबर्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते लेकिन दूसरे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और फाइबर ज्यादा खाने से
मोशंस अच्छे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी, प्रेशर नहीं आने की बीमारी नहीं होती है ना। फाइबर्स के कारण मोशंस अच्छे होते हैं। फाइबर्स कैसे मिलते हैं? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट से, गेहूं चावल के जो छिलके होते हैं उसमें बहुत से अच्छे फाइबर्स होते हैं। नींबू संतरा में धागे धागे होते हैं, गन्ने में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बनाना में धागे धागे होते हैं, उससे हमको मिलता है फाइबर्स। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। एक छोटी सी चीज है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है साइड में, फुल फॉर्म्स पूछे हैं। तो पूछा है एफएडी का फुल फॉर्म क्या है? एफएडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एफएडी का फुल फॉर्म है फ्लेविन अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन टेक्स्ट बुक में दिया है, फ्लेविन अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएमएन। ये कोएंजाइम्स है, ये सब क्या है? कोएंजाइम्स है। इसका नाम है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनो यानी सिंगल, मोनो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड डीएनए में भी होता है, ठीक है। फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। एनएडी का फुल फॉर्म क्या है? एनएडी, वैसे एनएडी और एनएडीएच का फुल फॉर्म एनएडीएच2 का एक ही है। क्या है एनएडीएच2 का? निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। और एक और पूछा है अपनी बुक में, वो है एनएडीपी। जो एक और पूछा है दैट इज एनएडीपी, एनएडीपी। उसका फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड, एक में ही लिखना है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, नहीं अडेनिन, निकोटीन अमाइड अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एनएडी का फुल फॉर्म है, एनएडी। और पी आ रहा तो उसमें आखिरी में लगा देना फॉस्फेट। एनएडी और एनएडीपी में दिख रहा है क्या डिफरेंस है? एनएडी का क्या है? निकोटीन अमाइड अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडीपी का क्या है? निकोटीन अमाइड अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो एनएडीपी में सिर्फ फॉस्फेट ज्यादा आ रहा है, बाकी एनएडी और एनएडीपी का नाम लगभग एक जैसा है, ठीक है। ये याद रखना है। और मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ के सुना दूं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, फिर आप उसके नोट्स बना लेना। देखो मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ के सुनाता हूँ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंशिएट बिटवीन, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा ना हो जाए। सो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आप इसको लिख लेना, सुन के वीडियो पॉज करके लिख लेना। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी 38 एटीपी, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी 2 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी बनती है। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन CO2 एंड H2O आर फॉर्म्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में अपन सांस रिलीज करते हैं CO2 एंड H2O मॉइस्चर। सो एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन CO2 एंड H2O आर फॉर्म्ड। एट द एंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन CO2 एंड अल्कोहल आर फॉर्म्ड। ये देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे यीस्ट क्या करता, शराब दारू बनाता। तो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन CO2 एंड अल्कोहल और लैक्टिक एसिड भी लिख सकते हैं हम, CO2 अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में फॉर्म। फिर उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लूकोज कंप्लीटली जल जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली जल जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। ये आप याद रख लोगे, ठीक है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, वैसे एक और डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लॉजिकल चैप्टर पढ़ना है, माइटोसिस। हैव अ नाइस डे।